आदाब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। जम्मू कश्मीर में बैन तंजीम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर और उससे वाबस्ता फलाह आम ट्रस्ट के 215 स्कूलों की इंतजामी कमेटी को तहवील में लेने को लेकर नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। गुज़िश्ता दिनों स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रामनिवास पासवान ने वजारत दाखिला की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के बाद ये हुक्मनामा जारी किया था, जिसके मुताबिक इन स्कूलों की इंतजामी कमेटी का चार्ज मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर के हवाले किया जाएगा। नई कमेटी की तश्कील तक डिप्टी कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सलाह व मशवरे से स्कूल की तमाम तालीमी सरगर्मियों को अंजाम देंगे। वहीं ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि नए स्कूलों में नई तालीमी पॉलिसी के तहत तलबा को मेयारी तालीम मिले। जिन स्कूलों को हुकूमत के तहवील में दिया गया है उनमें बारामूला जिले के 53, अनंतनाग जिले के 37, कुपवाड़ा के 36, पुलवामा के 22, बडगाम के 20, कुलगाम के 16, शोपिया के 15, बांदीपुरा और गांदरबल के 6 जबकि श्रीनगर के 4 स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में 50,000 से ज़्यादा तलबा तालिबात ज़ेर तालीम है। ताहम वज़ीर तालीम सकीना ईटू ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से जो तजवीज़ दी गई है उसके मुताबिक इन स्कूलों का इंतज़ाम करीबी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल इन तालीमी इदारों की देखभाल करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वज़ीर तालीम के तौर पर उन्होंने जिस फाइल को मंजूरी दी है उसमें डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इनकी जिम्मेदारी सौंपने की कोई बात नहीं है। बता दें कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के सबब वजारत दाखिला ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर पाबंदियाँ आयद कर दी है। कुछ लोग कल से इस ऑर्डर जो निकला है, ऑर्डर तो गलत आया है, मैं खुद मानती हूँ, वो ऑर्डर हमारा ऑर्डर नहीं है। पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, मेरा जो ऑर्डर था वो ऑर्डर ये है कि जो 19 से जो आज मैडम साहिबा बात कर रही हैं, आज उसको याद आ गया। मैं पूछती हूँ 19 से लेके आज तक कहाँ थी वो? जब इन स्कूल्स को बंद किया गया, एडवर्स सिक्योरिटी CID रिपोर्ट आया है, उस वक्त से लेके आज तक क्यों नहीं बात की? अगर वो हमदर्द थी जमात इस्लामी की लोगों की तो तब बात करती। आज ये जो ड्रामा लोग कर रहे हैं उनको मैं पूछती हूँ, आपने हमारा विकार, तशख्खुस, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान आप सबकी वजह से खत्म हुई है। जो आप आज ड्रामा करते हो, स्कूलों को, बच्चों को आप निशाना बनाना चाहते हो, बच्चों के ऊपर पॉलिटिक्स करते हो और ये गलत बयानी करते हो कि स्कूलों को बंद किया गया, स्कूलों को बैन किया गया है। आप खुद देखिए, आप खुद जाइए वहां पे उन स्कूलों में, वो बच्चे पढ़ रहे हैं या बैन किए? बच्चे वही है, स्ट्रक्चर वही है, टीचर्स वही है, किसी ने कोई बैन नहीं किया है। लेकिन हमने यही कहा है कि उनके लिए तब तक जब तक ये मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, जब तक ये रजिस्ट्रेशन उनकी होगी, जब तक ये 3 महीनों के अंदर अंदर ये मैनेजमेंट कमेटी अगर आज ही बनती है, मैं वसूख से कहती हूँ CID वेरिफिकेशन लाइए, जो मैनेजमेंट कमेटी बनेगी कल ही स्कूल उनके हवाले होंगे। देखिए, मैं वही कहती हूँ, हमारे जो यहाँ पे रियासत जम्मू कश्मीर जब थी, जो हमारे पास ताकत थी, वो ताकत अगर आज खत्म हुई, उसके जिम्मेवार यही लोग हैं जो इस वक्त चला रहे हैं। वो सवाल आप उन्हीं से पूछ लीजिए। और मेरा जो काम है, मैं अपना काम बेहतर तरीके से जानती हूँ और अपना काम बेहतर तरीके से करती हूँ। बोलो, वो जमाना चला गया जब आप कहते थे गोली से नहीं बोली से, जब आप लोगों को धोखा देती थी, जब आपने दूध और टॉफी की बात की, जब आपने लोगों को कहा कैंप में दूध और टॉफी लेने गए थे, जब आपने कहा मैं घर घर 2-2 नौकरियां दूंगी। आज अगर कश्मीर इस मुसीबत में है, वो आपकी देन है, आपकी मेहरबानी है। आपने हमारी जमीनें खत्म की है, आपने हमारा स्पेशल स्टेटस खत्म किया है, आपने हमारी स्टेट खत्म की है जो एक पुरानी स्टेट थी। आप समझते हो मैं ये चीजें नाटक करके लोग वो भूल जाएंगे? कश्मीर के लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है और आगे भी रिजेक्ट करते रहेंगे। साबिक वज़ीर आला और PDP चीफ महबूबती ने भी इस फैसले को लेकर उमर सरकार की सख्त तनकीद करते हुए वज़ीर तालीम से इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर तालीम को सफाई देने के बजाय इस अहकाम को रद्द करने का ऐलान करना चाहिए। श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए PDP सदर ने कहा कि अवाम ने जम्मू कश्मीर की शनाख्त कायम करने के लिए वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाब बनाया, लेकिन उमर सरकार के फैसले लोगों को मायूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इब्तदाई ज़माने से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी को लेकर तासुब का शिकार रही है। और बीजेपी की आइडियोलॉजी और NC की आइडियोलॉजी में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। ये तो लगता है कि एक ही पेज पे दे आर ऑन द सेम पेज एज फार एज दिस इज गोइंग ऑन। नहीं, पहले तो टेक ओवर क्यों करें? अगर पिछले 8 साल से, जब से गवर्नर रूल भी चल रहा है, LG का रूल भी चल रहा है, इसका टेक ओवर नहीं हुआ, तो आज तो पॉपुलर सरकार है, आज क्यों टेक ओवर हुआ? और अगर मिनिस्टर साहिबा ये कहती हैं कि इसमें कन्फ्यूजन है, तो वो ऑर्डर कैंसिल कर दें। सबसे आसान बात है, ऑर्डर कैंसिल कर दें।
कहे ये गलत ऑर्डर है, मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, वो तो मिनिस्टर है ना। वहीं इस फैसले के बाद कश्मीर की सियासी जमीन भी गर्म हो गई है। पीडीपी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस सदर सज्जाद लोन अपने नए इत्तेहादी के बैनर तले सरकार के इस फैसले की तनकीद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का इल्जाम लगाया है। सज्जाद ने कहा कि इस तरह का कानून बिना कश्मीरी सियासी पार्टनरशिप के मुमकिन नहीं है। इस दौरान उन्होंने एनसी के साथ पीडीपी पर भी हमला किया। ये कैसे हो सकता है कि आप एक जो है रिलीजियस इदारों को उनको जो है आप बैन करें, उनको चलने ना दें। तो मैंने एक टाइमलाइन लाई हुई है कि कैसे ये हुआ है, और मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी चीज़ जो है वो कश्मीरी पार्टनर के बगैर नहीं हुई। जिस कानून के तहत कल ये एक्शन लिया गया है, ये कानून फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत ने 1983 में असेंबली में पास किया। 23 मार्च 1983 को गवर्नर साहब का एसेंट मिला। अगर उन्होंने कानून बनाया तो इस कानून का पहली बार जो इस्तेमाल किया गया है वो 1990 में तब किया गया जब यहां गवर्नर रूल था। जगमोहन साहब गवर्नर थे, लेकिन तब कश्मीरी पार्टनर होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे। कानून बनाया कश्मीरी ने, और गवर्नर के साथ मिलकर जब होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, तो पहली बार एफएटी को बैन किया गया। जब 2019 में इनको फिर बैन किया गया तो 1990 का जो ऑर्डर था उसका रेफरेंस देकर इस बैन को फिर से किया गया, लेकिन कश्मीरी पार्टनर नहीं था, कोई एक्शन नहीं लिया। ये समझ लीजिए, बैन किया लेकिन एक्शन नहीं लिया। आज 2025 में कश्मीरी पार्टनर आ गया और अब उस बैन को इम्प्लीमेंट किया गया। वरना आप मुझे बताएं 2019 में जो है ये बैन हुआ है तब इम्प्लीमेंट नहीं किया, आज कश्मीरी पार्टनर था तो इम्प्लीमेंट कर दिया। 2010 में एक चीज़ मैं आपको और ऐड करूं, जो 2010 में एक एसआरओ है 2010 का, वो पास किया है, आज के जो चीफ मिनिस्टर थे तब वो थे। आप देखिए इसमें एसआरओ 2010 का भी जिक्र है। ये जो टेक ओवर का मामला है, ये जो लीगल पाथवे है कि कानूनी तौर किस पर करो इसे टेक ओवर, ये सब हमारे जो है कश्मीरी पार्टीज ने बनाया है, और कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑन इट्स ओन कोई बैन नहीं किया है जब तक कोई पार्टनर ना। तो मैंने इसलिए ये चीज़ें लाई, मैं कोई पॉइंट स्कोर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी जो कश्मीरी कौम है उनको भी मालूम पड़े कि ये जो जब तक हम कहीं मरकज़ के साथ मिले नहीं होते हैं तब तक कोई भी बैन पॉसिबल नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं है कोई चीज़ करने की। और जो आज अब इसको कंडेम कर रहे हैं, मेरी मोतबराना गुजारिश है हर उस पार्टी से कि अगर माजी में कभी आपने बैन करवाया है या आपके फाउंडर मेंबर ने बैन करवाया है, प्लीज़ आज कंडेम ना करें, क्योंकि फिर बैन का मजाक बन जाता है। श्रीनगर से एक सियासी बयान में अपनी पार्टी के तर्जुमान मुंतजिर मोहिउद्दीन ने फलाह आम ट्रस्ट से जुड़े 215 स्कूलों का इंतजामी कंट्रोल हुकूमत की तरफ से अपने कब्जे में लेने के फैसले पर सख्त तनकीद की है। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहिउद्दीन ने कहा कि ये फैसला ना लाजमी था और ना ही जायज़। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी पर 2019 से पाबंदी है, इसके बावजूद उस वक्त ही एलजी इंतजामिया ने FAT स्कूलों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब एक मुंतखब हुकूमत है जो अवाम का भरपूर मैंडेट रखती है, ये कदम उठाया है। हुकूमत चाहती तो उन इदारों को कंट्रोल में लेने के बजाय उन्हें रेगुलेट कर सकती थी ताकि तलबा का मुस्तकबिल महफूज रहे। आज का जो हमारा मुद्दा है, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी उस हुक्मनामे पे बात करना चाहती है जो हुक्मनामा रियासती एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से निकाला गया, जिसकी रूह से फलाह आम ट्रस्ट के 215 स्कूलों के मुस्तकबिल को दाव पे लगाया गया। वहाँ ज़ेरी तालीम 51,000 से ज़ायद बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पे लगाया गया। वहाँ उन इदारों में काम करने वाले हमारे उस्तातिज़ा साहिबान, जो दूसरे स्टाफ मेंबरान वहाँ काम करते हैं, उनके मुस्तकबिल को दाव पे लगाया गया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपना मौक़िफ़ रखना चाहती है। हालांकि आप इस हकीकत से बखूबी वाक़फ़ हैं कि सबसे पहले फलाह आम ट्रस्ट के स्कूलों पे पाबंदी 1990 में लगाई गई थी। 1990 में जब आजहानी
मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मुल्क के होम मिनिस्टर थे और यहाँ के गवर्नर उस वक्त श्री जगमोहन जी थे। तो उसी ज़माने में उसी वक्त इन स्कूलों को पहली बार तजाद, अनाद और तासुब के जद में लाया गया। उसके बाद फलाह आम ट्रस्ट की तरफ से अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटाया गया। तो अदालत आलिया ने उनकी जो जवाजियत थी, उनकी जो क्लेम थी, उसको सही पाया और उनको लगातार अपने इदारों को जारी रखने की इजाज़त दे दी। संभल से एक अहम कानूनी पेशरफ्त सामने आई है, जहां मुंसिफ अदालत संभल ने अंजुमन शरीयत शान के सदर आगा सैयद हसन और जेल में बंद सियासी रहनुमा यासीन मलिक समेत दीगर अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमे को तकरीबन 15 साल बाद खारिज कर दिया है। और तलब है कि इन शख्सियात के खिलाफ संभल कोर्ट में एक केस नामालूम वजूहात की बुनियाद पर दर्ज किया गया था, लेकिन अदालत ने तमाम सबूतों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और मुकदमे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इस फैसले को तशद्दुद और सियासी इल्जामात के माहौल में एक अहम कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां अदालत ने 15 बरस बाद इंसाफ पर मबनी फैसला सुनाया। देखिए, वो केस जो 2010 में इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की मखलूत हुकूमत ने उनके खिलाफ दायर किया था, जब इलाके सोनावारी में कुछ मुनाफरत की चिंगारी भड़काने की कोशिश की गई थी और सदर उजमा शरीफ शान हज़रत हजरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद हसन अल-मूसी अल-सफ़ी ने अपनी मनसबी जिम्मेदारी अंजाम देकर उस आग को कंट्रोल में किया, उस आग को पानी डाला। शायद वो कहीं ना कहीं उस वक्त की हुकूमत, जो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत थी, उनको ये इक़दाम पसंद नहीं आया और उन पर एक झूठा केस दर्ज किया था। और आज 10 साल बाद जब पुलिस ने अपने गवाहान अदालत में पेश किए, वो गवाही नहीं दे पाए। एक गवाह ने अदालत के सामने ये कहा कि हमें इस बारे में कोई इल्मियत नहीं है, ये अफसरी बालाओं को पता होगा कि क्या हुआ क्या। तो जिसके नतीजे में अदालत ने उन तमाम चार्जेस से आगा साहब को बाइज़्ज़त बरी। 2010 में अंजुमन शरीशियां के प्रेसिडेंट आगा सईद हसन के खिलाफ एक केस दर्ज होता है। संभल सोनावारी में हालात के ख़राब होने पर यह केस जो है मुंसिफ कोर्ट संभल में दर्ज किया गया था और इस सिलसिले में कार्रवाइयाँ जारी थी। आज 15 बरस गुजरने के बाद मुंसिफ कोर्ट संभल ने आगा सईद हसन अल-मूसी अल-सफ़ी को इस केस से बरी कर दिया है। जिला बड़गाम से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जम्मू के गंगयाल इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्टोर से 2100 किलो नकली पनीर बरामद किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए बताई जा रही है। डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी के दौरान उसी दुकान से 78 दिन एक्सपायर मस्टर्ड ऑयल भी जब्त किया है, जिन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया। अफसरान के मुताबिक नकली पनीर अंबाना से लाया गया था, इसे जम्मू में सप्लाई करने की तैयारी थी। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बताया कि जम्मू जोन में खाने पीने की खराब क्वालिटी पर सख्त निगरानी की जा रही है और मिलावटी एक्सपायर सामान बेचने वालों के खिलाफ भी लगातार मुहिम जारी है। बाईस का तेल बना हुआ है, 2023 में ये एक्सपायर होगा। बिल्कुल, आपको बता दें बड़ी इसका भी कोई डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है। अच्छा, इसका भी डॉक्यूमेंट कोई नहीं है। और इस पे जो हमारा एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो इस पे कार्रवाई है वो हम अब करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नकली फूड बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। जैसे कश्मीर घाटी के अंदर मटन हो या फिर चिकन को लेकर बड़े छापेमारी कर बड़ी मात्रा में जो है वो सब डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन उसी के पैटर्न पर अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू के अंदर भी लगातार फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई जारी है। आज जम्मू के गंगयाल इलाके में 2100 किलो जो नकली पनीर है उसे जब्त किया गया। यानी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से 2100 किलो नकली पनीर को जो है वो जब्त किया गया, जो कि अंबाला से यहाँ पर जम्मू में आया था। अब वो पनीर कहाँ कहाँ सर्कुलेट होना था, किन किन शॉप्स पे जाना था, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पनीर के स्टोर पर छापेमारी की गई, तो वहाँ से उस पनीर को बरामद किया गया। इसके साथ जब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे, अधिकारी पहुँचे, उन्होंने इस छापेमारी में पनीर के साथ साथ जो है वो 78 के करीब जो मस्टर्ड ऑयल के टीन है उन्हें भी जब्त किया है, जो कि एक्सपायर बताए जा रहे हैं, जो कि मैन्युफैक्चर उनकी 2022 थी और 23 में एक्सपायर होने थे। लगभग जो है उन्हें भी वहाँ पर जो है वो सीज़ किया गया है। मामला गंगयाल
का है और गंग्याल में इसको लेकर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। अब डिपार्टमेंट इसको लेकर आगे किस तरीके का एक्शन लेता है वो बात की बात है। बहरहाल आपको बता दें कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार उन जगहों पर छापेमारी कर रहा है, चाहे वो जम्मू डिवीज़न हो या फिर कश्मीर डिवीज़न हो, जो लोग अवैध रूप से या फिर नकली चीज़ों को मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो 2100 किलो लगभग इसकी जो कास्ट बताई जा रही है वो 5 लाख के करीब है। तो एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को जो है वो मिली है। इससे पहले भी जम्मू के अंदर ही नकली पनीर काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में पकड़ा गया था और लगातार इस तरीके से लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, नकली चीज़ें जो है वो मार्केट में बिक रही हैं, उनको लगातार फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट या फिर कंसर्निंग जो विभाग है वो छापेमारी कर बरामद कर रहा है। राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू। राजौरी में टीबी को इलाके से पूरी तरह खत्म करने के मकसद से राजौरी में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर मुहिम का आगाज़ किया गया है, जो शहर और गांव दोनों इलाकों में चल रही है। इस मुहिम का मकसद टीबी मरीजों की डायग्नोसिस, सही सैंपलिंग और ख़ासतौर पर बच्चों से सैंपल सिलेक्ट करने के मुश्किलात को हल करना है। साथ ही डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को बच्चों से नमूना लेने के असरदार तरीकों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल डॉक्टर एएस भाटिया की निगरानी में एक ऑनलाइन जम्मू मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें 200 से 250 के करीब मेडिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ शामिल हुए। इस सेशन में ज़िले में टीबी ख़त्म करने के लिए अहम हिकमत अमली पर गौर किया गया। ट्यूबरकुलोसिस को जड़ से ख़त्म करने के लिए हेल्थ विभाग पहले से ही बहुत काम कर रहा है, लेकिन अब बसीरुल हक जो मिशन डायरेक्टर हैं एनएचएम के, जब वो राजौरी पहुंचे और उसके बाद उन्होंने बहुत सी डायरेक्शंस पास की और ये कहा कि इस पीर पंचाल खिता के अंदर इस बीमारी से लड़ने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए काफ़ी सारी स्कीमें चलाई जाएँ। काफ़ी सारे इस वक्त जो है ऑनलाइन भी लोगों को समझाया जा रहा है, मेडिकल विभाग को जोड़ा जा रहा है अपने साथ। तो इन तमाम तर चीज़ों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए खास मौजूद हैं प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी डॉक्टर एएस भाटिया सर। बसीरुल हक सर भी पिछले दिनों में यहाँ पे आए थे और उन्होंने क्या कुछ डायरेक्शंस दी और आपने विद इन टाइम लिमिट उससे भी पहले ही जो है ये अपना काम जो है आपने शुरू कर दिया है, क्या कुछ जानकारी देंगे? देखिए, पिछले 2 दिनों से आपको मालूम कि मिशन डायरेक्टर जनाब बसीरुल हक साहब राजौरी और पुंछ के दौरे पे थे। 2 दिन में उन्होंने बैक टू बैक काफ़ी मीटिंग्स ली और उसमें उनका मेन फोकस बाकी स्कीम के साथ उनका मेन फोकस नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम पे था। तो अब जब ये इनकी डिटेल मीटिंग चल रही थी तो उसमें कुछ उनको ऑब्जर्वेशंस फील हुई और उसमें उन्होंने जीएमसी राजौरी और हेल्थ विभाग के सीएमओज बीएमओज का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करने की ज़रूरत पे जोर दिया और उन्होंने जीएमसी राजौरी को एक दायित्व दिया कि आप इनका एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से आप जाइए और जो आपके पास एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट हैं उनकी सर्विसेज फील्ड में दिलवाइए। तो उसी के मद्देनज़र हमने उनके दिशा निर्देश के अनुसार हमने आज एक जूम मीटिंग की, एक हमने ग्रुप बनाया जिसमें 200-250 लोग डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं। ये जो ग्रुप बनेगा, ये जो टीमें तैयार की जाएंगी, क्या ये गांव-गांव में जाएंगी या फिर उन पेशेंट्स को यहाँ पे आना पड़ेगा? क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हमें डोर स्टेप के जाए बिना तो ये टीबी एलिमिनेशन होगी। अगर हम अपने कमरे में बैठे रहें और सोचें टीबी मरीज़ हमारे पास आएगा और हम टीबी मुक्त भारत बना लेंगे, तो मुझे लगता है कि वो एक हमारे लिए एक मूर्खता है। हमें डोर स्टेप पे जाना पड़ेगा और जा रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट टीम जा रही हैं, लेकिन सिर्फ है कि उसको हमने स्ट्रेंथन करना है। और जहाँ पे जीएमसी राजौरी की टीम है वो जो मेरा विजन है मैंने अपने एचओडी से डिस्कस किया है। हम ट्राइबल पॉपुलेशन के लीडर से बात करेंगे, हम लोकल लीडर से बात करेंगे। राजौरी सिटी में अगर कैंप लगा दूंगा तो मुझे उसका कोई मतलब समझ में नहीं आता। मैं अगर सुंदरबन में कैंप लगा दूंगा या कालाकोट बाज़ार में कैंप लगा दूंगा उसका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक मुझे लगता है कि पब्लिसिटी स्टंट बन जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट विजन जीएमसी राजौरी का रहेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट के सीएमओ साहब से, डायरेक्टर साहब से कोऑर्डिनेट करके और ट्राइबल पॉपुलेशन, जो रूरल पॉपुलेशन, उनके लीडर्स को हम इन्वॉल्व करेंगे और हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ से लोग हमारे पास नहीं आ सकते। वी विल ट्राई टू गो टू द डोर स्टेप ऑफ द पीपल और स्क्रीन करेंगे जहाँ तक बेस्ट पॉसिबल होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम अपने एफर्ट्स लगाएंगे कि टीबी मुक्त भारत का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री साहब ने देखा है, जो हमारे एलजी साहब ने देखा है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने देखा है, जो हमारी मंत्री महोदय ने देखा, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी ने देखा, जो हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी साहब ने देखा है, जो मिशन डायरेक्टर ने देखा है और जो एक आम पब्लिक का सपना है कि टीबी से मुक्ति चाहिए। यहाँ से ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने के लिए जो है एक नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और पीर पंचाल राजौरी पुंछ की हम बात करें तो यहाँ पे 2-3 दिन पहले डॉक्टर बसीरुल हक यहाँ पे आए, उनके द्वारा बैक टू बैक मीटिंग्स ली गई और उस मीटिंग के दौरान उन्होंने ये कहा
कि हेल्थ डिपार्टमेंट रजौरी और उसके साथ साथ जीएमसी रजौरी की कोलैबोरेशन से कुछ टीमें बनाई जाएं। और भाटिया साहब ने बताया कि हम अपने एक्सपर्ट्स को भेजेंगे गांव-गांव में उन टीमों के साथ, और वहां पे देखा जाएगा कि जिन जिन को भी इस रिलेटेड जो बीमारी है उसे किस तरह से एलिमिनेट करना है, और मौके पर ही उनकी जो है वहाँ पे टेस्टिंग होगी और उसकी अकॉर्डिंगली ही उन लोगों को वहाँ पे दवाइयाँ दी जाएंगी, ताकि टीबी को पूरी तरह से यहाँ से जो है वो ख़त्म किया जा सके, और लोगों को भी एक अवेयरनेस का मौका जो है उन्हें देने का मिल जाएगा कि आने वाले समय में वो लोग भी इन बीमारियों से किस तरह से बच सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों को जो है वहाँ पे बताया जाएगा। अपने साथी अक्षय के साथ रजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। चीफ मेडिकल अफसर कुलगाम ने आज अचानक कई जगह पर चेकिंग मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने 3 लैब्स को सील कर दिया। ये कार्रवाई उन शिकायत के बाद की गई है जिनमें कहा गया था कि कुछ क्लिनिक्स और लैब्स बगैर सरकारी तावीज़ों के काम कर रहे हैं। इस मौके पर सीएमओ ने कहा कि हमारी जानिब से पहले ही वार्निंग जारी की गई थी कि तमाम प्राइवेट मेडिकल अदारों को सरकार के कानून की पाबंदी करनी होगी, मगर अफसोस कि कुछ क्लिनिक्स ने इसे हल्के में लिया। उन्होंने बताया कि आज की इस कार्रवाई में वो खुद अपनी टीम के साथ शामिल थे और उन 3 लैब्स को मौके पर ही सील कर दिया गया जो सरकारी हिदायतों की सरेआम खिलाफ वर्जी कर रहे थे। हमें बहुत बार ये शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे मशरूम ग्रोथ ऑफ क्लिनिक्स हो रही है और इलीगली फंक्शन कर रहे हैं। हमने इनको बहुत बार वार्न किया कि अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो ताकि हम आपको जायज़ तरीके से लीगली आप काम कर सकते हो। और चूंकि तकरीबन 15 दिन हो गए मगर ये अपने कागजात नहीं दे रहे हमारे ऑफिस को, तो हमें मजबूरन आज हमें बहुत सारे क्लिनिकों का दौरा किया जिसके कागजात नॉर्मल थे, जिसके तो उसको हमने बोला कि यू कैन फंक्शन है नॉर्मली, और जिसके कागजात नहीं थे तो हम मजबूरन उनको सील करना पड़ा। पीजी कॉलेज राजौरी के तलबा ने आज अपने तालीमी मुस्तकबिल को लेकर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान तलबा ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत में कहा कि ना तो अब तक स्थायी टीचर तैनात किए गए हैं और ना ही कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी की कोई मुकम्मल नियुक्ति हुई है, जिसकी वजह से उन्हें ना सही रहनुमाई मिल रही है और ना ही सही से पढ़ाई हो पा रही है। इस दौरान तलबा ने कहा कि अगर हम इम्तिहान में नाकाम होते हैं तो इस कोताही की जिम्मेदारी कौन लेगा। एहतजाज करने वाले तलबा ने जम्मू यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से जम्मू कश्मीर लद्दाख के जरिए पुरजोर मांग उठाई और फौरन इससे काम करने पर तैनात भी किया। हमारी एक इतनी बड़ी इशू चल रहा है कॉलेज के अंदर, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो नहीं है, कंस्ट्रक्चर बेस पे हमारे लिए यहाँ पे टीचर्स प्रोफेसर वगैरह आते हैं वो नहीं आ रहे। एक ही हमें सोशियोलॉजी की हमारे पास एक ही एचओडी सर है और वो 5th की क्लास ले, 3rd की क्लास ले, 1st की क्लास ले, वो एक सर 1-1 घंटे की क्लास होती है। हमारे पास प्रोफेसर यहाँ कोई भी नहीं है, जिस वजह से हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम है और 6-6 यूनिट्स होते हैं एक सब्जेक्ट के, जिसमें हमने अभी एक यूनिट भी नहीं पढ़ा है और 2 मंथ के बाद हमारा एग्ज़ाम है। अब हम उस एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे? फिर जम्मू यूनिवर्सिटी हमें फ़ेल करती है, फिर जम्मू यूनिवर्सिटी हमसे वापस पैसा भी भरवाती है। सबसे मुद्दा मेन यही है, पहले ये टीचर्स भेजते ही नहीं है, ठीक है, फिर हमें पढ़ाते ही नहीं है, फिर कभी इनके लिए इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, जिस वजह से हमारी सारी पढ़ाई लॉस हो जाती है। उसके बाद फिर ये हमें फ़ेल करते हैं, फिर हमें वापस पैसा। दिल्ली में एक तारीखी सिनेमा प्रोजेक्ट द सागा ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स को ऑफिशियली तौर पर प्रोड्यूसर सुहेल सईद लोन ने डायरेक्टर और राइटर श्री मंजूर अहमद की रहनुमाई में पेश किया। ये प्रोजेक्ट पिछले 4 साल से ज़्यादा अरसे से मुकम्मल की जा रही थी, जिसे हाल ही में 20 अगस्त 2025 को ADGPI से मंजूरी मिल गई है। ये फिल्म राष्ट्रीय राइफल्स की खास सफ़रनामा को पेश करेगी, जो अपनी स्थापना से लेकर दुनिया की सबसे माहिर आतंक विरोधी फौजों में शुमार होने तक के सफ़र को बयां करेगी। इस फिल्म में सिर्फ उनके जंग के रोल नहीं बल्कि ऑपरेशन सद्भावना के जरिए उनकी इंसानी मदद जैसे स्कूल, अस्पताल और हुनरमंदी के प्रोग्राम के जरिए कश्मीर में अमन और वकाफियत कायम करने की कोशिश को भी बड़े असरदार अंदाज में दिखाया जाएगा। मुकम्मल परियोजना में रक्षा मंत्रालय 15 और 16 कॉर्प्स, विक्टर फोर्स, डेल्टा फोर्स, रोमियो फोर्स और 92 बेस अस्पताल का अहम ताउन रहा है। 1990 में कश्मीर में ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ पे RR को आने की जरूरत पड़ी। यहाँ पे 90 से पहले तो सब नॉर्मल था, अपने कश्मीर में कुछ नहीं था। 90 से पहले सब कुछ नॉर्मल था। हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आर्मी क्यों लाई गई।
अगर आर्मी आई तो क्यों आई, इस मूवी के जरिए से आपको वो मिलेगा। फिर आपको दिखेगा मतलब ये मूवी से वही दिखेगा कश्मीर मतलब उस टाइम पे क्या हालत है कश्मीर के, फिर आहिस्ता 5 साल के बाद क्या हुआ, 10 साल के बाद क्या हुआ, फिर 15 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको जर्नी पता चलेगी कश्मीर की कि कश्मीर में क्या क्या हुआ। इसमें कोई मतलब इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कुछ नहीं आता है। ये मूवी जो है इस बेस पे कि अगर कश्मीरी नहीं होते तो कश्मीर के हालात आज जो बदले हैं वो कभी नहीं बदलते। ये कश्मीरी को पूरा क्रेडिट जाता है कि तब हालात बदले। आर्मी अपना काम कर रही है, वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर कश्मीरी नहीं होते तो कभी यहाँ हालात बदलते नहीं। तो मेन वो तो वो है कि कश्मीर, ये मूवी हम मेन कश्मीर के जो लोकल यहाँ का लोकल टैलेंट है वो लोकल टैलेंट के लिए बहुत बढ़िया हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें जो कास्ट किया हमने खाली लीड कास्ट जो है वो हमने मुंबई से लाया, बाकी जो कास्ट वो हमने कश्मीर से किया। और इस बार आप देखेंगे इसमें जो कास्ट हुआ है, कभी अक्सर आपने देखा होगा कश्मीर की जब भी कोई मूवी आती है उसमें आपने देखा होगा कश्मीर के जो लड़के उनको अक्सर नेगेटिव रोल दिया जाता है, वो नेगेटिव कैरेक्टर में चले जाते हैं। क्यों? मैंने इस बार बोला क्यों कश्मीर का लड़का नेगेटिव कैरेक्टर करेगा, तो पॉजिटिव कैरेक्टर मिलना चाहिए, और इसमें आप वही किया है। कश्मीर में बहुत टैलेंटेड लोग हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, दिल से काम करते हैं। और मैं चाहता हूं कश्मीर की जो फिल्म इंडस्ट्री है ना वो उभरे, यहाँ पे अपनी हमारी इंडस्ट्री और हम अपनी फिल्में भी बनाएं कश्मीरी लैंग्वेज में, ताकि हमें बॉम्बे में ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ बॉम्बे में काम करना यहाँ काम करना कोई फर्क नहीं। अगर फिल्म यहाँ पे बने तो यहीं पे बनाई जा सकती है। मेरी नियत भी वही है, सबको काम मिले, हमारे कश्मीरी भाइयों को काम मिले और उनका टैलेंट सामने आ जाए। बाकी ये आरआर जो ये राष्ट्रीय राइफल्स है इसकी बायोग्राफी पे क्यों ये बनी थी, इसका इंसेप्शन कैसे हुआ, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, इनकी सैक्रिफाइसेस क्या है और इन्होंने क्या चेंज लाए, चाहे स्कूल्स के जरिए चाहे मेडिकल के जरिए, बाकी जो चीजें इन्होंने कश्मीरी आवाम के साथ कितने अच्छे अच्छे काम किए वो इसमें दिखेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।